शाम के 7 बजे हैं। मैं आपके साथ हूं प्रीति दहिया। आप देख रहे हैं एजेंडा इंडिया का और अगले आधे घंटे में आपके लिए इस शो में क्या है खास, डालिए एक नजर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बड़ा बस हादसा। आईटीबीपी जवानों की बस खाई में गिरी। लद्दाख में भारतीय सेना को मिली और ताकत। एलएसी पर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल की तैनाती। स्पेन के जंगलों में आग धुएं में गुम हुआ शहर। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी लीड स्टोरी के साथ। और सबसे पहले बात उस दर्दनाक खबर की जिस पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आईटीबीपी की बस गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में अब तक 7 जवानों की मौत हो गई है और आधे दर्जन से ज्यादा जवान घायल हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब जवान अमरनाथ यात्रा ड्यूटी से लौटकर बेस कैंप जा रहे थे। इस तस्वीर ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। श्रीनगर के पहलगाम में आईटीबीपी के जवानों से भरी हुई बस नदी में गिर गई थी और चारों ओर चीख पुकार मच गई। आसपास के लोग जवानों को बचाने पहुंचे। लेकिन बस की हालत ऐसी हो गई थी कि जवानों को निकालना मुश्किल हो रहा था। 60 मीटर की ऊंचाई से बस नदी में गिरी। न दरवाजे का पता चल रहा, न खिड़कियों का, न स्टीयरिंग का, न सीट था। नदी और रास्ते के बीच की तस्वीर देखिए, चारों ओर पत्थर ही पत्थर। सबसे पहले स्थानीय लोग मदद करने के लिए पहुंचे, जिसे जो और जैसे समझ में आया जवानों को बाहर निकालने लगे। थोड़ी देर में ही रेस्क्यू टीम भी पहुंच गई और जवानों को सुरक्षित बाहर निकालने का सिलसिला शुरू हुआ। जिस बस का एक्सीडेंट हुआ है उसमें कुल 39 जवान सवार थे। इनमें 37 जवान आईटीबीपी के थे और 2 जवान जम्मू कश्मीर पुलिस के थे। हादसा बस के ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ था और ये जवान चंदनवाड़ी से पहलगाम की ओर जा रहे थे। अभी तक जो हमारा इंफॉर्मेशन है कि 7 लोगों की मृत्यु हुई है और 8 लोग गंभीर रूप से इंजर्ड हुए और अन्य जो है इंजर्ड है उनके इलाज अनंत तक पे चल रहा है। ये वही जवान थे जिनकी अमरनाथ यात्रा में ड्यूटी लगी हुई थी और सब के सब बेस कैंप में लौट रहे थे। लेकिन कैंप में पहुंचने से पहले ही बड़ा हादसा हो गया। जिन जवानों को मामूली चोट आई है वो पहलगाम के अस्पताल में भर्ती हैं और जिन्हें ज्यादा चोट आई है उन्हें श्रीनगर रेफर किया गया है। 6 से ज्यादा जवानों के शहीद होने की खबर है और 5 जवानों को ज्यादा चोटें आई हैं। ये जो बस थी वो चंदनवाड़ी से पहलगाम के लिए आ रही थी, लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं उसमें लोग ये बता रहे हैं कि शायद ब्रेक फेल हुआ था। पूरी स्थिति तो तब क्लियर होगी जब इसकी पूरी जांच होगी। ये बस नीचे लगभग 50 से 60 मीटर नीचे रिवर बेड पर आकर गिरी है और ये पहलगाम से लगभग 6 किलोमीटर पहले की घटना है। हादसे के बाद बस नदी किनारे ही रह गई, वरना हादसा और बड़ा हो सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सरहद पर चीन और पाकिस्तान से मुकाबला करने के लिए आज सेना को बहुत कुछ मिला है। राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना को स्वदेश निर्मित कई हथियार सौंपे हैं। इनमें एंटी पर्सनल लैंड माइन,
पैंगोंग झील में संचालन के लिए लैंडिंग इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल और कई ऐसे हथियार जिसे अब तक भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस से आयात करता था शामिल हैं। इन हथियारों के जरिए लद्दाख से लेकर राजस्थान के बॉर्डर पर जवानों को निगरानी में सहायता मिलेगी। LAC पर लगे इन हथियारों ने चीन की नींद उड़ा दी है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इन दिनों भारतीय सेना के आधुनिक उपकरण की गर्जना सुनाई दे रही है। LAC के करीब भारतीय वायुसेना ने अपने नए विमानों को सेट किया है, जो जासूसी भी कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर हमला भी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़े कदम के तहत भारतीय सेना को स्वदेश निर्मित कई हथियार सौंपे। पैंगोंग झील के पास नजर रखने के लिए ये है लैंडिंग क्राफ्ट अटैक व्हीकल, जिसमें 6 से 8 जवान रह सकते हैं। इस व्हीकल पर बम और बारूद का भी असर नहीं होगा और लद्दाख में झील के पास इसे निगरानी रखने में दिक्कत भी नहीं होगी। पश्चिमी रेगिस्तान यानी पाकिस्तान का बॉर्डर हो या फिर लद्दाख सेक्टर में ऊंचाई वाले स्थान के पास वाले इलाके, हर इलाकों में इन हथियारों के जरिए निगरानी रखने में जवानों को आसानी होगी। भारतीय सेना को AK-203 और F-इंसास राइफलों के अलावा नई एंटी पर्सोनेल माइन निपुण भी सौंपा गया। आमने सामने लड़ाई के कई हथियार सौंपे गए, जिसे देश में तैयार किया गया है। चीन के रवैये से निपटने के लिए अब भारतीय सेना भी आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। राजनाथ सिंह के सामने उन हथियारों का भी प्रदर्शन किया गया, जिसे अब तक भारत, अमेरिका और ब्रिटेन से खरीदा करता था, लेकिन अब भारत ने तैयार किया है। चीन चाहता है कि जिस तरह से वो ताइवान के एयर स्पेस में घुसकर अपने लड़ाकू विमान ले जाता है, उसी तरह भारत पर भी दबाव बनाने की कोशिश की जाए। लेकिन भारतीय सेना अपनी एडवांस फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट और एक्सरसाइज के जरिए चीन को जवाब दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और इन दिनों दुनिया के कई जंगलों में आग धधक रही है। आग में जलकर सब कुछ स्वाहा होता जा रहा है। स्पेन में भी जंगल में लगी आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ आग बुझाने के लिए खास जंग छिड़ी हुई है। तस्वीरें भयानक हैं, लेकिन आग बुझाने का जज्बा फायर फाइटर्स के इरादों को कमजोर नहीं पड़ने दे रहा है। चारों ओर आग ही आग, जंग जैसे हालात। इन फायर फाइटर्स का एक ही मिशन है कि यह आग जल्द से जल्द बुझे, वरना जंगल के जंगल राख हो जाएंगे। जी हां, ये है स्पेन के वालेंसिया इलाके में फायर फाइटर्स की वो मुशक्कत जिसे देख आप समझ सकते हैं कि इनमें आग बुझाने का कितना जोश है। ये लोग आग काबू करने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इनकी मदद के लिए आसमान से हेलीकॉप्टर भी पानी भर भर के धधकती आग को ठंडा करने की कोशिश में जुटे हैं। एलिंकाटे के पास वाल्दी एबो में आग ने करीब 3,500 हेक्टेयर इलाके को अपनी लपटों में कैद कर लिया है। करीब 1,000 लोग अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित जगह पर जाने को मजबूर हैं। स्पेन के मौसम विभाग ने कहा है कि तेज और अनिश्चित हवा के झोंकों ने मौसम का मिजाज बदला है। यही कारण है कि स्पेन के जंगलों में धधकती आग और भड़क रही है। इसलिए इस बेकाबू हालात को काबू करने के लिए यहाँ की मिलिट्री इमरजेंसी यूनिट फोर्स को वालेंसिया तैनात किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और अब पहलगाम में जवानों के रेस्क्यू की कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। हेलीकॉप्टर से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, वो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। पहलगाम में एक दर्दनाक हादसा हुआ जब बेस कैंप पर लौट रही जवानों की ये बस पहलगाम में खाई में गिर गई। 7 जवानों के यहां पर शहीद होने की खबर है। घायलों को इस वक्त रेस्क्यू किया जा रहा है और हेलीकॉप्टर के जरिए ये रेस्क्यू मिशन चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कैसे इस वक्त रेस्क्यू मिशन में हेलीकॉप्टर की मदद से घायलों को जो लोकेशन है जहां पर खाई में गिरी थी उनकी बस, वहां से निकालकर अस्पताल तक पहुंचाने का काम भी चल रहा है। पूरा रेस्क्यू मिशन इस वक्त तेजी से चलाया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा जवानों को जल्द से जल्द मेडिकल सुविधाएं प्रदान की जा सके। इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स की मदद से इस वक्त ये पूरा रेस्क्यू मिशन चलाया जा रहा है। सितंबर 1996 में तालिबान ने पहली बार अफगानिस्तान पर कब्जा किया था। सड़कों पर खून खराबा हुआ, लोगों की जानें गईं। अफगान सरकार के साथ खड़े होने वालों का सिर कलम कर दिया गया। महिलाओं की जिंदगी दोज़ख बना दी गई। कानून व्यवस्था तालिबान के हाथों की कठपुतली बन गई। अगस्त 2021 में एक बार फिर तालिबान सत्ता में आए। एक बार फिर से काबुल में सफेद झंडा लहराने लगा। तो सवाल यह है कि अब का तालिबान 90 के दशक के तालिबान से कितना अलग है? क्या तालिबान 2.0 में कोई बदलाव आया है? इन तमाम सवालों के जवाब खंगालती हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। सितंबर 1996 तालिबान के लड़ाकों ने काबुल की सुरक्षा में सेंध लगा दी थी। उस वक्त की तस्वीरें काफी धुंधली थी। अगस्त 2021, ठीक 25 साल बाद उसी तालिबान ने काबुल की सुरक्षा में फिर से सेंध लगा। हालांकि इस बार की तस्वीरें थोड़ी बेहतर दिखी, लेकिन सवाल यह है कि तस्वीरों की क्वालिटी से अलग हटकर क्या वाकई कुछ बदला है? जवाब है नहीं। उन्नीस 1990 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा जमाया तो महिलाओं पर तमाम बंदिशें लगा दी थी। महिलाओं को सिर से पैर तक पर्दे में रहने का फरमान जारी किया गया था। महिलाओं के लिए ना स्कूल था ना नौकरी। उनका जीवन बुरके में सिमट गया था। अब के तालिबान राज में भी कुछ नहीं बदला। ज्यादा उम्र की लड़कियों को स्कूल जाने से रोका गया। लड़कियों की नौकरी की भी वैसी ही कहानी रही। महिलाओं की सरकारी नौकरी पर रोक लगा दी गई और तालिबान के दबाव में निजी क्षेत्र की नौकरियों से उन्हें बाहर कर दिया गया। तालिबान ने जून में महिलाओं का बुर्का पहनना भी अनिवार्य कर दिया। Measures such as the suspension of girls' secondary education, severe barriers to employment, no opportunities to participate in political and public life, limits on freedom of movement, association and expression, directives on mahram, enforcing a strict form of hijab and strong advice to stay at home, fit the pattern of absolute gender segregation and are aimed at making women invisible in society. तालिबान की महिलाओं के प्रति नफरत का मुकाबला सिर्फ एक ही बात से हो सकता है, वो है अल्पसंख्यकों के प्रति बर्ताव। खासतौर पर शिया हाजरा समुदाय के प्रति तालिबान की नफरत जग जाहिर है। तालिबान की पहली सरकार में शिया हाजरा समुदाय के हजारों लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारा गया था। सबसे भयानक मामला अगस्त 1998 में सामने आया था। उस वक्त हाजरा समुदाय के 2000 से ज्यादा लोगों की कुछ ही दिनों के भीतर हत्या कर दी गई थी। सवाल है कि क्या इस बार ऐसी नफरत कम हो गई? जवाब है नहीं। जमीन पर बिखरे पड़े इन टूटे हुए पत्थरों के टुकड़ों को देखिए। ये एक मूर्ति के अवशेष है। ये अब्दुल अली मजारी की मूर्ति थी जो एक हजारा शहीद थे। तालिबान ने जब सत्ता के लिए काबुल तक की चढ़ाई की तो रास्ते में पड़ी इस प्रतिमा को
जमीन दोज कर दिया। Sadly, we believe that the Taliban will wait for the international community to recognize them, and then, because they will have the legitimacy, they will start their oppression with brutality. पिछले एक साल में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कम से कम एक जगह टारगेटेड किलिंग की यह घटना जुलाई 2021 में हुई। उस वक्त गजनी प्रांत पर कंट्रोल करने के बाद तालिबान का खूंखार चेहरा दिखा था। तालिबान के लड़ाकों ने हाजरा समुदाय के 9 लोगों की नृशंस हत्या कर दी थी। इनमें से 6 लोगों को वहीं पर मौत के घाट उतार दिया गया था। 3 लोगों को यातना देने के बाद बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। तालिबान 2.0 में खूंखार सदाचार मंत्रालय की वापसी हो गई। हैरत की बात तो यह है कि इस मंत्रालय ने महिला अधिकारिता मंत्रालय की जगह ली। यानी पहले महिलाओं को अधिकार देने की नीति थी, अब महिलाओं के अधिकारों पर कैंची चलाने की पॉलिसी। तालिबान ने एक बार फिर तेज संगीत पर भी प्रतिबंध लगा दिया। यहां तक कि शरिया की सख्त व्याख्या करके पतंगबाजी और बॉक्सिंग तक पर रोक लगा दी। उन्नीस 1990 में तालिबान राज के दौरान अफगानिस्तान आतंकियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह था। खूंखार आतंकवादी ओसामा बिन लादेन यहां की तोरा बोरा की गुफाओं में शरण लिए हुए था। तालिबान की नई सरकार लगभग वैसा ही कर रही है। सच तो यह है कि वो अपनी पिछली सरकार से 2 कदम आगे निकल गई है। बिन लादेन का उत्तराधिकारी आयमान अल जवाहिरी काबुल के पास ही रह रहा था। जवाहिरी को अगस्त में अमेरिका ने ड्रोन हमले में मार गिराया। आज अफगानिस्तान अलकायदा के 180 से 400 आतंकवादियों को पनाह दिए हुए। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इन आतंकवादियों को तालिबान की यूनिट्स के साथ सलाहकार की तरह जोड़ दिया गया है। Al-Zawahiri was given a mansion that belonged to the Al-Haqqani family in a very Tony area, a desirable area of Kabul. He could not have been there, could not have been accorded this VIP treatment if not the Taliban were cheek and jowl with Al-Qaeda. पहली तालिबान सरकार ने अफीम के सफाई का संकल्प लिया था। कुछ हद तक वो सफल भी रहे। अफीम की खेती 2000 तक लगभग शून्य हो गई थी। तालिबान की नई सरकार ने भी यही वादा किया। Following a decree issued by the Supreme Leader of Islamic Emirate of Afghanistan, Hibatullah Akhundzada, all Afghans are informed that from now on, cultivation of poppy has been strictly prohibited across the country. तालिबान के सभी वादों की तरह अफीम के सफाई का वादा भी झूठा साबित हुआ। तालिबान राज में हेलमंद और कंधार प्रांत में अफीम की खेती बढ़ी है। अफीम की पैदावार 2021 से भी ज्यादा हुई है। हैरत की बात तो यह है कि अफगानिस्तान के दक्षिणी हिस्से के बाजारों में अफीम की पैदावार खुलेआम बेची जा रही है। दरअसल अफगानिस्तान में अफीम की खेती हमेशा से एक फायदे वाला सौदा रही है। इसका उपयोग अफीम के उत्पादन के लिए किया जाता है। अफगानिस्तान से लंबे वक्त से अफीम का काला कारोबार किया जा रहा है। अफीम से कुल मुनाफा 1.8 से 2.7 बिलियन डॉलर के बीच है। तालिबान की अफीम की खेती पर रोक लगाना एक दिखावा भर है। कागजों पर अफीम की खेती के खिलाफ एक्शन होता है। इसके उलट अफीम की खेती करने वाले किसानों से पैसे वसूले जाते हैं। साफ है कि तालिबान 2.0 में बदलाव के दावे, बर्ताव में सुधार के दावे सब के सब खोखले हैं। बस साल बदला है। तालिबान 2.0 में भी 20 साल पहले वाली वही खूंखार नीतियां लागू की गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। तो ये बात साफ है कि तालिबान ना बदला है और ना बदलेगा। तालिबान के रक्त चरित्र और उनकी शरिया नीति ने अफगानियों का जीना मुहाल कर दिया है। बेरोजगारी, महंगाई और खाने पीने की चीजों की किल्लत अफगानियों पर भारी पड़ रही है। लाखों परिवार 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। बीमारियों की वजह से लोगों की जान जा रही है। तो संयुक्त राष्ट्र ने इसे पृथ्वी का सबसे बड़ा मानवीय संकट करार दिया है।
ये अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से 692 किलोमीटर दूर हेलबंद के मूसा कला अस्पताल की तस्वीरें हैं। पिछले महीने अस्पताल प्रशासन को एक भारी फैसला लेना पड़ा। अब इस अस्पताल में सिर्फ कोलेरा के मरीजों को भर्ती किया जाए और बाकियों को अपना इंतजाम कहीं और करना होगा। एक बार आप इस अस्पताल के अंदर जाएंगे तो समझ आएगा क्यों दर्जनों मरीज गर्मी से बेहाल अस्पताल के बिस्तर पर पड़े। We have 550 patients. 550 patients. This is the very large amount of the patients. So we are take the decision to stop the other services and to control the acute watery diarrhea and cholera patients. Because of space wars, we don't have a lot of space. वैसे कुछ ऐसा ही नजारा बूस्ट अस्पताल का भी है, जिसे स्वास्थ्य मंत्रालय की देखरेख में चलाया जा रहा है। अस्पताल के बिस्तर इतने छोटे और कमजोर हैं कि किसी भी वक्त टूट सकते हैं। बच्चे जो 6 महीने या उससे भी कम उम्र के हैं, उन्हें सिरिंज से दूध दिया जाता है, तो कुछ एक एक सांस के लिए जंग लड़ रहे हैं ताकि जिंदा रह सके। यहाँ भर्ती मरीजों के लिए ये सब कुछ किसी बुरे सपने जैसा है। Before it was better since the Islamic Emirate ruling. We can't find any bread. I can't give milk to my children. We do not have anything. For the last 3 or 4 nights we haven't had a proper warm meal. Before it was better, we could not find things to eat. Now there is nothing. Earlier it was better. We could not find things to eat. हालांकि अस्पताल प्रशासन मरीजों की देखरेख के लिए अपना पूरा जोर लगा रहा है, लेकिन उनके सामने चुनौती बड़ी, बहुत बड़ी। संयुक्त राष्ट्र की माने तो ये पृथ्वी का सबसे बड़ा मानवीय संकट है। आंकड़े भी इसकी तस्दीक करते हैं। अफगानिस्तान के 90% से ज्यादा परिवारों को पिछले साल पर्याप्त भोजन नहीं मिला। 2 करोड़ लोगों के भूखों मरने की नौबत है, जो कि अफगानिस्तान की आबादी का आधा हिस्सा है। कुकिंग ऑयल यानी खाने के तेल की कीमतों में 55% तक की बढ़ोतरी हुई है। गेहूं की कीमत में 68% का उछाल आया है। करीब 2 करोड़ 30 लाख लोग, जिनमें 30 लाख के करीब बच्चे हैं, वो कुपोषण के शिकार हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से कैसे ध्वस्त हो गई। हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान राज से पहले भी हालात कुछ अच्छे नहीं थे। अफगानिस्तान के जीडीपी का 74% हिस्सा तो दान के पैसों से बनाया गया था, लेकिन 15 अगस्त के बाद सारा पैसा गायब हो गया। विश्व बैंक को $2 बिलियन की मदद रोकनी पड़ी, IMF को भी कड़े कदम उठाने पड़े और रातों रात अफगानिस्तान को आमदनी का सबसे बड़ा जरिया गंवाना पड़ा। अफगान सेंट्रल बैंक ने अपनी जमा पूंजी के साथ साथ अपनी साख गंवा दी। अफगानिस्तान के पास लगभग $9 अरब का विदेशी मुद्रा भंडार था, जिसे अमेरिका ने फ्रीज कर दिया। अब ना तो अफगान सेंट्रल बैंक और ना ही तालिबान इस पैसे का इस्तेमाल कर सकता है। The problem we have is that the money we do have is blocked because there is no money in the banks. When the Afghanistan bank or the central bank has no money, it cannot give to the private banks. And when the private banks don't have money, they can't give money to the people or provide any service to the public. मानवीय संकट से निजात दिलाने के लिए की जाने वाली मदद एक अर्थव्यवस्था को ठीक से नहीं चला सकती। इसके लिए जरूरी होता है शासन का सही फैसले लेना। लिहाजा तालिबान को बदलना होगा, अपनी नीतियों को बदलना होगा, दूसरे देशों से संबंध बेहतर करने होंगे और तब जाकर वो फ्रीज की गई संपत्ति से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन पिछले 1 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखकर नहीं लगता कि तालिबान बदलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब देखिए, पिछले साल तालिबान ने वादा किया था कि अब उनके शासन में महिलाओं के साथ अच्छा बर्ताव किया जाएगा। हालांकि तालिबान अपने वादे से मुकर गया और महिलाएं एक बार फिर घर की दीवारों में कैद होकर रह गई। लेकिन अफगान महिलाएं तालिबान राज में अब भी पूरी तरह टूटी नहीं है, बल्कि उनका हौसला बुलंद है।
My brother is a Talib. He wouldn't allow me to come here. He even tried to stop me when I was in grade 8. I use madrasa as an excuse to come here. My brother doesn't know that I come to school here. Only my mother supports me. नफीसा और 9 अन्य लड़कियां एक कारपेट पर कंधे से कंधा मिलाकर बैठती हैं। सभी लड़कियां बारी बारी से एक किताब को जोर जोर से पढ़कर सुनाती हैं। अपनी महिला टीचर के साथ बिना किसी बंदिशों के चर्चा करती हैं। पढ़ाई के लिए वे अक्सर घर से घंटों पहले निकल जाती हैं। तालिबान का खौफ इतना है कि ये लड़कियां हर दिन अलग अलग रास्तों से आती हैं। जब कोई तालिबानी लड़ाका पूछता है तो ये लड़कियां एक सिलाई वर्कशॉप में जाने का बहाना बनाती हैं। पकड़े जाने से बचने के लिए वे अपनी किताबें शॉपिंग बैग या बुरके के नीचे छिपा लेती हैं। एक साल से भी कम समय में तालिबान ने महिलाओं और लड़कियों के अधिकार छीन लिए हैं। अफगानिस्तान की तरक्की के 20 साल कुछ ही सेकंड में धुल गए। तार के बिना घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। महिलाओं को ऐसा बुर्का पहनना पड़ता था जिसमें वो पूरी तरह से ढकी हुई हो। उम्मीद थी कि इस बार तालिबान का शासन अलग होगा, लेकिन ये वही दमनकारी शासन है जो महिलाओं के अधिकारों को कुचलता है। पिछले साल यानी 15 अगस्त 2021 को तालिबान से बचने के लिए हर कोई देश से बाहर जाना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से सब लोग वहां से नहीं निकल सके। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान यह है कि दुनिया भर में 30 लाख से भी ज्यादा अफगान शरणार्थी रह रहे हैं। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शरणार्थी ग्रुप है। आपको सुनाते हैं उन्हीं शरणार्थियों की जुबानी उनके दर्द की कहानी। हबीब करम ओम्ब्रोने कैसल में पूरी ईमानदारी और लगन से काम कर रहे हैं। हबीब और उनका परिवार 2021 में अफगानिस्तान संकट के वक्त देश से निकल गया था। उनका नया घर फ्रांस है। यहाँ हबीब देखभाल और रखरखाव का काम करते हैं। उनकी पत्नी साफ सफाई और खाना बनाती हैं। अब इस परिवार के लिए अफगानिस्तान वापस जाना नामुमकिन दिख रहा है। You can see that we don't want to go back. We can't. I was very afraid when I was there. I was a worker. I was afraid. God forbid that they would harass us, me, my children, or my family. Our lives were in danger. But now that we are out of the country, we have no problem.